नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। और प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो गति के आंकिक प्रश्नों का जो आपका टेस्ट हुआ है हमारे एप्लीकेशन पर बिल्कुल फ्री में, उसका डिस्कशन, उसके सॉल्यूशन 11 प्रश्न थे साथियों टोटल। ठीक है, और उन प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छा टेस्ट रहा, बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा भी लिया और नंबर देखिए अच्छे आए हैं बच्चों के, लेकिन एवरेज जो मार्क्स रहे हैं वो 4-5 ही इसके रहे हैं, ज़्यादा नहीं रहे हैं। इसका मतलब न्यूमेरिकल प्रश्न हुए नहीं हैं, तो किस प्रकार से इनको करना है इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। और भी जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, उनके टेस्ट भी आपको जल्द मिल जाएंगे। लिंक आपको एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में आपको ये टेस्ट मिलेंगे। और कहाँ टेस्ट मिलते हैं, देखिए एप्लीकेशन को जब डाउनलोड करोगे और उसमें रजिस्ट्रेशन करोगे और उसका होम पेज खोलोगे तो इधर लेफ्ट कॉर्नर में 3 इस प्रकार की लाइन मिलेंगी, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, आपको फ्री टेस्ट का सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ जा कर के आप इन टेस्ट को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्री रीट 1 अपना कल हो चुका है साथियों, और अभी भी चल रहा है एग्ज़ाम। काफ़ी बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया, 1000 से भी ऊपर बच्चों ने हिस्सा लिया उसमें। ठीक है, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट बच्चों का रहा है। जिन भी बच्चों के मार्क्स 100 से ऊपर, 110 से ऊपर आए हैं, उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 100 से कम हो उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाई, पास तो अपन हो जाएंगे रीट में लेकिन थोड़े से अच्छे अंक बन जाए तो अच्छी बात है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, 1 महीने की बात है आराम से। उसके बाद में अपन 3rd ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, या 2nd ग्रेड एग्ज़ाम की तैयारी जो बच्चा करना चाहिए वो कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। और देखिए बिल्कुल फ्री में टेस्ट आपको मिल रहे हैं, एप्लीकेशन को ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड करें। प्री रीट अपनी और भी होंगी, है ना। दूसरी प्री रीट अपनी 28 तारीख को है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज ही साथियों रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद में आप 28 तारीख को प्री रीट सेकेंड दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको 5 टोटल प्री रीट मात्र 60 रुपये में मिलेंगी साथियों, तो ज़रूर से ज़रूर आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक वाइज प्रश्नों की जो सीरीज़ है ना, टॉपिक वाइज जो टेस्ट हैं आपके, वो आपको फ्री में मिल ही रहे हैं। इसके अलावा कंप्लीट टेस्ट अगर आपको चाहिए साइंस के, हिंदी के, साइको के, है ना, गणित के, तो ये सारे हमारे पुराने एप्लीकेशन पर अवेलेबल है साथियों, वहाँ से आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज के इस वीडियो को। और पहला जो प्रश्न है आपके सामने, देखिए यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर साथियों, ये ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए औसत चाल का बड़ा सीधा सा सूत्र होता है, औसत चाल, औसत चाल, एक मिनट, हाँ जी, औसत चाल बराबर क्या होता है साथियों, औसत चाल बराबर होता है तय दूरी, जो कुल दूरी तय की गई है वो तय दूरी, और बटा में समय, जो समय लगा है वो। तो तय दूरी बटा समय, ये आपका क्या होता है साथियों, औसत चाल होती है। तो तय की गई दूरी कितनी है भाई, 2000 तो पहले ही था, अब 2400 हो गया, यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए, तो 400, और बटा में समय कितना लिया, 8 घंटे का समय, बटा 8, तो ये कितना आ जाएगा, 8 पंजो 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही इसका उत्तर हो जाता सीधा सीधा। तो पहले प्रश्न में तो आपका ऑप्शन बनता ए। ठीक है, पहले प्रश्न का आपका ऑप्शन बन जाता ए। जिस भी बच्चे ने ए ऑप्शन किया है उसको पूरे अंक इसमें मिले हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अब प्रश्न 2 है, उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा का औसत वेग ज्ञात करो। अब यहाँ औसत चाल नहीं पूछी अपने को, औसत वेग पूछा है। और प्यारे साथियों, औसत वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए औसत वेग का फॉर्मूला अगर आपको पता है तभी आप इस प्रश्न को सही से कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोगों को इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, तो देखिएगा, औसत वेग लिख देता हूं मैं, औसत वेग, औसत वेग बराबर क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है
विस्थापन, जो पूरा विस्थापन हुआ वो विस्थापन, यहाँ दूरी नहीं आएगी, यहाँ आए, क्योंकि देखिए दूरी में साथियों दिशा नहीं होती, विस्थापन में दिशा होती है। वेग क्या सदिश राशि है, इसलिए अपन दूरी की जगह क्या लेंगे, विस्थापन और बटा समय। विस्थापन, जितना विस्थापन हुआ वो और जितना समय लिया गया वो, तो विस्थापन यहाँ कितना हुआ, 0 हुआ साथियों, और समय कितना लिया गया है, 1 मिनट का, यानी कि 60 सेकंड का। तो यहाँ औसत वेग कितना आ जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग क्या आ जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अब देखिए कैसे आया, यहाँ देखिएगा विस्थापन 0 क्यों आया। देखिए विस्थापन 0 इस प्रकार से आया भाई, ये तालाब का पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ठीक है, ये तालाब है। ऊषा ने यहाँ से तैरना शुरू किया, ठीक है, ऊषा ने यहाँ से जो वो तैरना साथियों स्टार्ट किया इसने, और ये इधर तैर के गई और पूरी दूरी ये 90 मीटर की इधर गई, ठीक है। यहाँ से ये बिंदु ए से तैरना स्टार्ट किया, बी तक चली गई, फिर वापस ये बी से वापस आती है इसी दिशा में, ठीक है, इसी दिशा में वापस आती है और बिंदु ए पर आ जाती है। बिंदु ए से चली और बिंदु ए पर ही वापस आ गई। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की सीधी दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है, इसलिए विस्थापन का मान यहाँ कितना है, विस्थापन का मान यहाँ कितना है साथियों, 0 है, ठीक है। विस्थापन का मान यहाँ कितना है, 0 है। चलिए डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों के लिए। ये तालाब है ना, ये तालाब है साथियों, और ये तालाब की जो दूरी है ये कितनी है, 90 मीटर की है, और ये बिंदु ए है, ये बिंदु आपका बी है। ऊषा ने यहाँ से तैरना प्रारंभ किया, ठीक है, यहाँ से ऊषा ने तैरना प्रारंभ किया, इस साइड में तैर के गई है और फिर वापस इसी दिशा में ये वापस भी आई है, ठीक है। तो ए जो है वो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों है, इसलिए विस्थापन जो है साथियों वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर बनेगा 0 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि जिस भी बच्चे ने ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्लिक किया है ऑप्शन बी, वह उत्तर आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर यहाँ औसत चाल पूछी जाती, ठीक है, अगर औसत चाल पूछी जाती तो औसत चाल में क्या निकालता, औसत चाल मेरी आ जाती दूरी बटा समय। दूरी कितनी, 180 मीटर, और बटा में समय कितना आ जाएगा, 60 सेकंड का ही है, तो 3 मीटर प्रति सेकंड। औसत चाल अगर पूछी जाती तो 3 मीटर प्रति सेकंड आ जाती, ठीक है। लेकिन पूछा क्या गया, औसत वेग, इसलिए 0 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर रहेगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से इसको आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण की गणना करें। दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण की गणना करनी है। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखिए जो त्वरण होता है ना, जो त्वरण होता है उसका सूत्र क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं साथियों, है ना। और सब लोग जानते हो कि ए बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और परिवर्तन की दर, भाई वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष ही होता है, तो v माइनस यू अपॉन में टी, ये होता है आपका त्वरण। अब यहाँ पूछा क्या है आपको, यहाँ पूछा है साथियों आपको पहली स्थिति में त्वरण और दूसरी स्थिति में त्वरण, ठीक है, साइकिल के लिए। तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया था इसने पहले, विरामावस्था से जब चलना प्रारंभ किया था तो u का मान कितना होगा, 0। भाई विरामावस्था से चलना प्रारंभ किया, इस वजह से u का मान यहाँ कितना होगा, 0 होगा, है ना। और फिर v का मान कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकंड, और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टाइम। तो a1 बराबर आपका आ जाएगा, a1 बराबर आ जाएगा आपका 6 माइनस 0 बटा में टी का मतलब 30 सेकंड, यानी कि a1 बराबर आपका आ जाएगा 6/30। 6/30 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण का क्या होता है, आपका मात्रक होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहाँ पर 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो ऑप्शन सही होगा, यानी ऑप्शन 2 तो सही नहीं है, या तो ऑप्शन आपका ए सही होगा या ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी सही होगा, ठीक है। आगे देखिए, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, क्या पता यहाँ पे जो आपका त्वरण 2 निकल के a2 निकल के है वो इसमें हो ही नहीं। तो a2 का मान क्या आ जाएगा, a2 का मान आ जाएगा वही v माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पर देखिए, वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अब देखिए दूसरी जो स्थिति है ना, 6 मीटर प्रति सेकंड वेग होने के बाद उसने ब्रेक लगाया, यानी कि अब ये 6 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे दूसरी स्थिति के लिए ये u1 है,
ये v1 है। तो दूसरी स्थिति के लिए ये 6 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, प्रारंभिक वेग होगा, यानी कि ये 6 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा आपका v1 और u1, v2 और u2। ठीक है, तो u2 यानी कि दूसरी स्थिति के लिए प्रारंभिक वेग क्या होगा, 6 मीटर प्रति सेकंड होगा साथियों। क्यों? क्योंकि 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने के बाद उसने ब्रेक लगाया है ना, और 5 सेकंड में कम होकर ब्रेक लगाने के बाद ये वेग 6 मीटर पर सेकंड से कम होकर के 4 मीटर पर सेकंड होगा, यानी कि अंतिम वेग अब क्या बन गया, v2 अब क्या बन गया, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो a2 यहाँ पे आ जाएगा, v2 यानी कि 4 माइनस 6, u2 यानी कि 6 ना, 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 बटा में कितना t, t कितना है यहाँ पे 5 सेकंड का समय लिया 5, तो आ जाएगा -2/5 a2 का मान। तो a2 आ जाएगा आपका, a2 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही उत्तर साथियों रहेगा। ठीक है, कुछ बच्चों को इस प्रश्न में डाउट था, उम्मीद करूंगा ये डाउट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए यहाँ ऑप्शन 2 ही हैं, तीसरा ऑप्शन मैं बना देता हूँ। तीसरा ऑप्शन वैसे आगे भी है, लेकिन तीसरा ऑप्शन आपका, चलिए आगे देख लेंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। एक रेलगाड़ी विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। ठीक है, कहाँ से चलना प्रारंभ करती है, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। इसका मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, गिवन क्या है अपने को, विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, इसलिए u बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड है। भाई प्रारंभिक वेग तो 0 है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्राप्त कर लेती है, यानी कि t 5 मिनट का मतलब आपको बोल दें 300 सेकंड। भाई अपने को यहाँ पे जितने भी, जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करो तो अब किसी भी राशि का आपको ऐसा ही मात्रक ही लेना, कोई भी राशि हो चाहे उसका ऐसा ही मात्रक ही लेना है, जब तक ऑप्शंस में कुछ अलग ना हो। ठीक है, तो t बराबर 300 सेकंड लिख लिया मैंने, और वेग कितना प्राप्त कर लेते हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुणा करूंगा, 18 चौक 72 होता है, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो v का मान कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये v का मान आ गया। अब देखिए वेग प्राप्त कर लेती है, अगर त्वरण समान है तब इस वेग को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी बताओ। अब आपको बताना क्या है, अगर त्वरण का मान समान है तो इस वेग को प्राप्त करने में गाड़ी के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो बतानी है। तो यहाँ पे देखिए गति का दूसरा समीकरण या तीसरा समीकरण, जो भी आपकी इच्छा हो, कोई सा भी काम में ले लेना। ठीक है, मैं गति का दूसरा समीकरण यहाँ लगाता हूँ, गति के द्वितीय समीकरण से, गति का द्वितीय समीकरण क्या कहता है, गति का द्वितीय समीकरण कहता है साथियों कि s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए a आ गया है, a आ गया तो या a क्या होता है, त्वरण होता है, तो त्वरण का मान भी अपने को निकालना पड़ेगा। अब त्वरण का मान भी अपने को चाहिए, तो त्वरण का मान अपन निकालेंगे कैसे, देखिए गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है भाई, गति का प्रथम समीकरण कहता है v बराबर u प्लस at। ठीक है, अब देखिए v का मान है, u का मान है, t का मान है, a का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो v का मान अपने पास कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड बराबर u का मान 0 प्लस a, और t का मान कितना है 300। तो यहाँ पे 300, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अपन a का मान निकालें तो 20/300 आएगा, यानी 1/15। a का मान कितना आया, 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके त्वरण का मात्रक होता है, ये त्वरण का मान आ गया। अब अगर अपने पास त्वरण का मान आ गया है तो साथियों अब बड़े आराम से हम साथियों अब क्या निकाल सकते हैं, गति के द्वितीय समीकरण से अब अपन आराम से निकाल सकते हैं आपकी जो दूरी है वो s बराबर क्या होता है, द्वितीय समीकरण से जो अभी अपन ने लिखा था, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, है ना। अब s बराबर u का मान कितना है, 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है,
और t 300 सेकंड है, 300 प्लस 1/2, a का मान कितना है 1/15 आया है, ठीक है। और AT² यानी कि 300 गुणा 300, ठीक है। अब यहाँ से इसको सोल्व करोगे आप तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो, भाई जीरो को 300 से गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 15 दूनी 30, 30 से 310 बार कटेगा, 10 को 300 से गुणा करेंगे अगले से तो 3000 आ जाएगा। यानी कि आपका यहाँ बनेगा S बराबर 3000 मीटर या फिर 3 किलोमीटर। तो इसका उत्तर जो बनेगा वो 3 किलोमीटर बनेगा, ठीक है साथियों। अब यहाँ पर हम गति का जो तीसरा नियम है वो भी लगा सकते हैं। नियम नहीं, सॉरी, तीसरा समीकरण। गति का तीसरा समीकरण क्या है? गति के तृतीय समीकरण से भी अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। तृतीय समीकरण से 2AS इक्वल्स टू V² माइनस U², ये होता है। अब यहाँ पे S की वैल्यू निकालनी है तो V², V का मान कितना है यहाँ पे अंतिम वेग का 20 मीटर पर सेकंड था, तो 20 का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर बटा में 2A का मान कितना है 1/15 था, है ना भाई, 1/15 ही था अपना, 1/15। अब ये 15 ऊपर चला जाएगा साथियों तो क्या बनेगा देखिएगा, S इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 400 गुणा में आपका 15 और बटा में आपका कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे भी S बराबर कितना आ जाएगा 3000 मीटर यानी कि 3 किलोमीटर। तो चाहे तो आप साथियों निकाल लो गति के द्वितीय नियम को लगा करके, चाहे आप जो तय की गई दूरी है, भाई दूरी क्या होती है, गति की बात हम लोग कर रहे हैं, दूरी की बात कर रहे हैं, तो एस विस्थापन को बताता है, डिस्प्लेसमेंट को बताता है, वही क्या होती है साथियों दूरी भी होती है, ठीक है। इसलिए दूरी जब भी निकालनी हो तो गति का द्वितीय या तृतीय समीकरण आप कोई सा भी काम में ले सकते हैं, और त्वरण निकालने के लिए गति का प्रथम समीकरण काम में ले लीजिएगा। प्रत्येक आंसर को आप, प्रत्येक न्यूमेरिकल प्रश्न जो गति के समीकरणों पर आधारित है उसको आप आराम से कर सकते हो। क्या करना है, त्वरण निकालने के लिए या आपका जो प्रारंभिक अंतिम वेग निकालने के लिए आप किसको काम में लेंगे, गति के प्रथम समीकरण को, और साथियों दूरी निकालने के लिए गति का द्वितीय और तृतीय कोई सा भी आपकी इच्छा हो दूसरे और तीसरे समीकरण में आप काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चौथा प्रश्न था आपका। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त कर लेती है। इन 5 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो। यहाँ पर भी दूरी ज्ञात करनी है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, या तो गति का दूसरा समीकरण लगा लो या तीसरा समीकरण लगा लो, ठीक है। मैं डायरेक्ट तीसरा ही लगाता हूँ, तीसरा थोड़ा सा आसान रहता है। तीसरा समीकरण जब हम लगाएंगे तो तीसरा समीकरण क्या होता है, 2AS इक्वल्स टू V² माइनस U², यानी कि वहाँ पर अपने को त्वरण की आवश्यकता होगी। तो त्वरण कहाँ से निकालेंगे, गति के प्रथम समीकरण से, है ना। तो सीधा लिख रहा हूँ मैं, गति के प्रथम समीकरण से गति का प्रथम समीकरण है आपका v इक्वल्स टू U प्लस AT, ठीक है। अब v का मान कितना, देखिए यहाँ पे समय आपको दिया गया है 5 सेकंड, ठीक है। u का मान दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो सीधा सा आएगा ये आपका 18 को 5/18 से गुणा करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड, सीधा सा निकल के आ जाएगा, ठीक है। और v आ जाएगा आपका, v क्या दे रखा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। चलिए, ऐसा ही मात्रक पद्धति में हमने इसको चेंज कर लिया। यहाँ से अब a कितना आ जाएगा भाई, यहाँ 10 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 प्लस a आ जाएगा, और गुणा में आ जाएगा आपका कितना 5, क्योंकि t का मान 5 है। तो यहाँ से a का जो मान निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। a का मान, त्वरण का मान निकल के आ जाएगा, है ना। अतः दूरी कितनी हो जाएगी, अतः दूरी गति के तृतीय समीकरण से, आप द्वितीय से भी निकाल सकते हो, तृतीय समीकरण से किसी से भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण से, ठीक है। तो तृतीय समीकरण क्या होता है आपका, 2AS इक्वल्स टू V² माइनस U²। तो S इक्वल्स टू आ जाएगा V² का मतलब 10 का स्क्वायर माइनस U² यानी 5 का स्क्वायर, बटा में कितना आ जाएगा 2A का मतलब कितना साथियों 1, यानी कि 100 माइनस 25, है ना, यानी कि 75, बटा में कितना आ जाएगा 2, यानी कि
37 दूनी 74, 37.5 है ना, और मीटर। तो यह आपकी आ जाएगी दूरी 37.5 मीटर। ऑप्शन आपका 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को कर सकते हैं, या गति का द्वितीय नियम लगा के भी इसको आप कर सकते हो, द्वितीय समीकरण लगा के भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न 6 क्या कहता है, देखिए प्रश्न 6 जो है, हाँ जी, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति वर्ग सेकंड का त्वरण उत्पन्न करती है। यहाँ देखिए ब्रेक लगाया जा रहा है, इसलिए त्वरण का मान क्या लेंगे अपन, ऋणात्मक लेंगे, है ना। और त्वरण का मान याद अपने को कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ ये किस में आएगा, ऋणात्मक में। क्यों, क्योंकि साथियों ब्रेक लगाया जा रहा है कि जिधर गति कर रही है ना वस्तु, उसकी विपरीत दिशा में बल लगेगा, सीधी सी बात है। तो त्वरण भी विपरीत दिशा में लगेगा भाई, बल की दिशा में, त्वरण के कारण ही साथियों बल होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो विपरीत दिशा में बल लग रहा है, विपरीत दिशा में त्वरण लगेगा। तो ए का मान -6, ठीक है, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्या पूछा है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है, यानी कि टी का मान कितना आ जाएगा, 2 सेकंड। ठीक है, और कार ब्रेक लगाने के बाद रुकेगी, रुकने का मतलब है v का मान यानी अंतिम वेग क्या होगा उसका, 0 मीटर प्रति सेकंड ही होगा भाई, 0 मीटर प्रति सेकंड ही तो होगा भाई। लास्ट जो ब्रेक ही लगा दिए कार के, तो लास्ट में रुकेगी, तो उसका जो भी वेग था वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग कितना आ जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड आ गया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब अपने को दूरी निकालनी है, और दूरी निकालने के लिए वही गति का अपन तृतीय समीकरण लगा देंगे, 2as = v² - u²। अब अपने पास a भी है और v भी है, t भी है, लेकिन u नहीं है, यानी कि प्रारंभिक वेग नहीं है। तो वह भी अपन गति के प्रथम समीकरण से निकालेंगे, गति का प्रथम समीकरण क्या है भाई, है ना, याद हो जाना चाहिए आपको इतनी देर में। तो v = u + at होता है ना। v का मान कितना है, 0 है, u अपने को निकालना है, a का मान आपका -6 है और t का मान आपका 2 है, यानी कि ये कितना बन गया, 6 दूनी 12, तो ये प्लस का 12 हो जाएगा, 12 मीटर प्रति सेकंड, है ना, 12 मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है साथियों, प्रारंभिक वेग है कार का, और अंतिम वेग कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है साथियों, अब ये हमने निकाल लिया है प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग अपने पास है। अतः तय दूरी ब्रेक लगाने के बाद कितनी दूरी तय करेगी, गति के तृतीय, आप द्वितीय से भी कर सकते हो, तृतीय समीकरण से, बस वैल्यूज रखनी है समीकरण से। क्या आ जाएगा, 2as = v² - u², s = आ जाएगा v² का मान 0 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, u का मतलब है ना, और बटा में 2a का मान कितना है, -6 है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 144, और बटा में -12, यानी कि s = माइनस का आपका कितना आ जाएगा, 1 मिनट, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे ये भी तो माइनस का ही रहेगा ना, माइनस के 12 का स्क्वायर थोड़ी है, माइनस तो पहले है, 12 का इसका स्क्वायर है, तो माइनस का 144 आएगा। तो ये आपकी जो दूरी आ जाएगी, 1 मिनट, ये जो दूरी है आपकी, ये देखिए, ये 12 का स्क्वायर है, ये माइनस, ठीक है, तो 0 का तो 0, माइनस का माइनस, 12 का स्क्वायर 144, और 6 दूनी 12, माइनस से माइनस कटेगा, तो ये आ जाएगा 12 मीटर। ठीक है, तो आपका जो विस्थापन है, ठीक है, या जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, 12 मीटर। यानी ब्रेक लगाने के बाद भी वस्तु जो वो गाड़ी जो वो 12 मीटर के बाद एक प्रकार से रुकती है। ठीक है, 12 मीटर आगे जाके रुकती है। तो ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। ठीक है, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। लगाए गए बल, ये गलती हो गई यहाँ पे, बल की मात्रा, है ना, बल की मात्रा, लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें, ऐसे हो गए, है ना। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। माफ़ी चाहूँगा साथियों, ये थोड़ा सा एरर हो गया,
और इस वजह से हो सकता है आप लोगों का प्रश्न भी ये सही नहीं हुआ होगा, इस वजह से गलत हो सकता है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो आगे थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए बल की मात्रा ज्ञात करनी है यहाँ पे, है ना। तो देखिए सबसे पहले बल की मात्रा ज्ञात करनी है, तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है, सीधी सी बात है F बराबर ma होता है ना। और a जो है त्वरण क्या होता है, a बराबर आपका होता है प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग यानी v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। और इस प्रकार से बल यहाँ पे आ जाएगा F बराबर m और m v माइनस यू अपॉन में t, एक इस जगह आ जाएगा। ये मैंने v माइनस यू अपॉन टी इस रूप में क्यों लिखा, क्योंकि देखिए 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु है, तो m की वैल्यू तो अपने पास है 5 किलोग्राम, टाइम की वैल्यू है 2 सेकंड, ठीक है। और 3 मीटर प्रति सेकंड से 3 मीटर प्रति सेकंड इसका प्रारंभिक वेग है और से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है, ठीक है। ऐसा बल हमने लगाया है, तो ये 7 मीटर प्रति सेकंड उसका अंतिम वेग है। तो यहाँ पे F की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं 5, है ना। M का 5 किलोग्राम है मान, तो 5, और V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस U की वैल्यू कितनी है 3 और बटा में T की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा F बराबर 5, 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेंगे, 4 में 2 का भाग लगाया 2 आया, तो 5 दूनी 10 न्यूटन। तो F यानी बल का मान आ गया आपके पास 10 न्यूटन, ठीक है। बल का मान तो आ गया 10 न्यूटन। अब ये जो बल है ना, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, F बराबर 10 न्यूटन और टाइम है आपके पास अब 5 सेकंड, इसको 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, तो वस्तु का अंतिम वेग बताना है। वस्तु का क्या बताना है, अंतिम वेग बताना है। और अंतिम वेग प्रारंभिक वेग हम किससे ज्ञात करते हैं साथियों, गति के प्रथम समीकरण से। गति का प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से। प्रथम समीकरण क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए ए त्वरण का मान अपन जो है वो त्वरण का जो मान है वो अपने पास यहाँ पर नहीं है और ना ही हमने निकाला और निकालने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए चूंकि F बराबर क्या होता है ma होता है ना। यहाँ से a को क्या लिख सकता हूँ, F बटा m, अपने पास F का मान भी है और m का मान भी। m कितना है 5 किलोग्राम है साथियों, 5 किलोग्राम है। तो यहाँ से a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्ट। F का मतलब 10 बटा में 5 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये आपका a की वैल्यू आ जाएगी। v अपने को निकालना है। u देखिए क्या है यहाँ पे, u आपका देखिए u हमने 3 मीटर प्रति सेकंड ले रखा है, तो u का मान 3 मीटर प्रति सेकंड, तो 3 आ जाएगा। a का मान यहाँ 2 आया था और टाइम का मान है 5, तो v इक्वल्स टू 3 प्लस 5 दूनी 10, ठीक है। तो v इक्वल्स टू आ जाएगा 13 मीटर प्रति सेकंड, 13 मीटर प्रति सेकंड। तो F बराबर 10 न्यूटन और V बराबर 13 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर साथियों यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 है आपका, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति वर्ग सेकंड की दर से त्वरित करने में। अब देखिए यहाँ पे ये आपको m1 दे रखा है, ये 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड यानी कि ये त्वरण का मान है a1, ये m2 दे रखा है, ठीक है, और ये आपका a2 दे रखा है। तो F1 बराबर क्या होगा, F बराबर ma होता है, तो m1 a1 और F2 बराबर क्या होगा m2 a2, ठीक है। तो F1 पहली वस्तु पर कितना बल लगाना पड़ेगा अपने को, 2 गुणा 5 यानी कि F1 की वैल्यू आई 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन। और F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 4 है और a2 है आपका 2, तो F2 इक्वल्स टू आ जाएगा 4 दूनी 8 न्यूटन, यानी कि F1 की वैल्यू ज़्यादा है F2 से। इसका मतलब 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को जो वस्तु है उसमें 5 मीटर प्रति वर्ग सेकंड की दर से त्वरण लगाने के लिए हमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, 10 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान प्रश्न था, सब लोगों ने मेरे हिसाब से कर दिया होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है देखिएगा, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है,
ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें यदि कार का यात्रियों सहित कुल वजन 1000 किलोग्राम है। यानी कि वजन आपको दे रखा है, एम की वैल्यू दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो ये प्रारंभिक वेग होगा गति का। फिर ब्रेक लगाया उसने, ब्रेक लगाने के बाद ब्रेक के कारण साथियों जो अंतिम वेग है वी, वो क्या हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। रुकेगी गाड़ी है ना लास्ट में, तो वो 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो अंतिम वेग क्या होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। अब u का मान जो साथियों वो 108 किलोमीटर प्रति सेकंड है, लेकिन इसको मैं किस में बदलूंगा साथियों, u की जो वैल्यू है, एक मिनट, u की जो वैल्यू है उसको मैं किस में बदलूंगा, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि जो भी आपको वैल्यूज़ दी हुई होती हैं उनको ऐसा ही मात्रक पत्ती में अपन लिखते हैं। तो 108 को मैं गुणा कर दूंगा 5/18 से, 18 छिकूँ 108 होते हैं, 6 पंजे 30 होते हैं, तो 30 मीटर प्रति सेकंड। तो u की जो वैल्यू आ जाएगी वो 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। ठीक है, और ये t का मान आपको दे रखा है 4 सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करो। तो F बराबर क्या होता है आपका ma होता है, और a की वैल्यू क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर, है ना। तो v माइनस यू अपॉन टी, ये a की वैल्यू आ जाएगी। तो a का मान आ जाएगा यहाँ से 0 माइनस 30 बटा में आपका 4, और a बराबर आपका आ जाएगा कितना, देखिए माइनस का 30/4, माइनस का 30/4 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से F इक्वल्स टू बल निकालना अपने को, m कितना है 1000, है ना, और गुणा में a कितना है आपका माइनस का 30/4, 4 से 1000 काटेंगे 25 बार कटेगा, और 25 × 30 = 75, यानी कि 7500 आपका क्या आ जाएगा न्यूटन, ये आपका बल आ जाएगा। और माइनस किसको डिनोट करेगा, माइनस साथियों ये बताएगा, नेगेटिव चिन्ह जो है वो ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि जो बल है उसकी दिशा गति की दिशा के विपरीत होगी, है ना। नेगेटिव चिन्ह बताता है कि बल की दिशा गति के विपरीत होगी, ठीक है, तभी तो गाड़ी रुकेगी, है ना, ये चीज़ है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं अब। प्रश्न 10 देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रश्न 10 भी। देखिए सारे ही प्रश्न शानदार हैं, अगर आपके सारे प्रश्न सही हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, सीख लीजिए इनको। 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। कौन, 5 न्यूटन का बल। यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा, है ना। अगर दोनों को अपन एक साथ मिला दें तब तो, यानी कि द्रव्यमान, अगर दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान एक ही कर दें अपन, दोनों को एक जगह मिला दें, तब त्वरण कितना होगा इस 5 न्यूटन के बल के द्वारा। तो सबसे पहले तो अपने को द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान चाहिए, तभी तो अपन निकाल पाएंगे। तो देखिएगा यहाँ m1 आपको दे m1 बता रखा है। देखिए 5 न्यूटन बल, ये तो सभी के लिए समान है, तो F का मान, बल का मान तो 5 न्यूटन है। पहली वस्तु में जिसका द्रव्यमान m1 है उसमें ये त्वरण उत्पन्न करता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये a1 की वैल्यू है, ये यहाँ पे a2 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से मैं m1 निकालना चाहूँ तो देखिए F बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है ना, F बराबर ma होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा साथियों, a बराबर हो जाएगा m निकालना है अपने को, तो m बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन a हो जाएगा। इसका मतलब m1 मेरा कितना हो जाएगा, F अपॉन a1 हो जाएगा, और m2 मेरा कितना हो जाएगा साथियों, F अपॉन a2 हो जाएगा। अब F की वैल्यू जो वो कितनी है साथियों, 5 न्यूटन, तो 5, और a1 का मान कितना 10, तो m1 की जो वैल्यू है, एक मिनट, m1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 0.50 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार m2 की वैल्यू निकालेंगे तो 5/a2 का मान कितना है 20, है ना। तो a2 5 में अपन 20 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा साथियों, m2 का जो मान आएगा वो आ जाएगा 0.25 किलो, यानी कि 25 किलोग्राम। तो
कुल द्रव्यमान, है ना। अब लास्ट में क्या बोल रहा है साथियों, यदि दोनों द्रव्यमानों को मिला दें तो कुल द्रव्यमान, कुल एम द्रव्यमान आपका कितना आ जाएगा, M1 + M2 यानी कि 0.50 kg प्लस 0.25 kg यानी कि 0.75 kg आ जाएगा, है ना। ये कुल वजन है आपका। इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तब इसमें त्वरण कितना होगा, तब ए बराबर, है ना, F/m। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F 5 न्यूटन है और ये 0.75 वजन है इसका, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 500 आ जाएगा ऊपर, उसमें भाग लगाएंगे 75 का। तो देखिए 75 दूनी कितने होते हैं आपके 150, तो 6 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। 6 बार पूरा पूरा भाग जाने के बाद में आपका 6.67 ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तब यही आएगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से सारी बातें जो है वो समझ में और क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से अपन प्रश्नों को हल करते हैं बहुत ही आसानी से, कहीं भी कोई भी दिक्कत इसमें आपको नहीं आती है। चलिए अब अंतिम प्रश्न की बात करते हैं जो है प्रश्न नंबर 11। और प्रश्न नंबर 11 में एक आपको दिया है, देखिए एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु है। ठीक है, मैंने अभी अभी आपको क्या कहा कि कोई भी वैल्यू आपको दी है उसको SI मात्रक में लिखो। तो आपको वजन m दिया, वो 20 ग्राम दिया है, तो इसको 20 को आपको सबसे पहले बदलना पड़ेगा किलोग्राम में। तो 1000 का भाग इसमें लगेगा, तो ये 1000, 10 से 10 कटेगा तो कितना आ जाएगा 0.02 किलोग्राम। ये तो इसका आ जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान की गेंद का वेग और समय का आरेख है। इधर वेग दे रखा आपको सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, देखिए अपने को चाहिए मीटर प्रति सेकंड में और ये दिया हुआ सेंटीमीटर प्रति सेकंड में, तो 100 का भाग इधर भी लगाएंगे अपन, वो आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसके बाद में है इधर आपको समय दिया गया है। ठीक है साथियों, यानी कि जो ये कार लंबी मेज है इसके ऊपर जो गेंद है, ये गेंद 0 सेकंड पर, यानी कि यहाँ पर इसका जो वेग है प्रारंभिक वेग वो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, और ये यहाँ पे 10 सेकंड के बाद में यहाँ 0 मीटर प्रति सेकंड है इसका अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या, 0 मीटर प्रति सेकंड। और ये जो प्रारंभिक वेग है u, है ना, ये है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का मतलब है 20/100 मीटर प्रति सेकंड। भाई मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 100 का भाग लगेगा, है ना, क्योंकि आपका 100 सेंटीमीटर जो है वो साथियों 1 मीटर के बराबर होता है, तो 100 का भाग अपन लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100 का भाग लगाएंगे तो 100 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड। तो ये u का मान आ गया। प्रारंभिक वेग है 0.2 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग है 0 मीटर प्रति सेकंड, और आपके पास द्रव्यमान है 0.02 किलोग्राम। ठीक है, ये सारी बातें हमने ग्राफ से निकाली। अब अपने को निकालना क्या है, गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगाना पड़ेगा। तो बल बराबर होता है F बराबर होता है आपका ma। अब a की वैल्यू यहाँ पे देखिए m, और a का मान कितना v - u/t, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटा t, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो F = आ जाएगा m का मान कितना आपका 0.02, है ना, और v का मान कितना है 0, और माइनस u का मान कितना आपका 0.2, और बटा में t का मान आपका कितना साथियों, t की वैल्यू है आपकी टाइम जो है ना, कितना देखिए टाइम, यहाँ ये 0 सेकंड है, 0 से लेके 10 सेकंड, यानी टाइम यहाँ पे कितना 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है। तो यहाँ f आपके पास कितना आ जाएगा, एक मिनट, F = आपके पास आ जाएगा 0.02, एक मिनट माफ़ी चाहूँगा, बटा में 10 भी लिखना पड़ेगा। तो F = आपका आ जाएगा 0.02 गुणा आपका माइनस का 0.02, क्योंकि 10 का भाग इसमें मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ये बनेगा 0.0004। ठीक है, और वो भी किसका, माइनस का, तो माइनस का 0.0004, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, तो ये आपका फोर्स आएगा, और आगे आ जाएगा न्यूटन, है ना, बल का मात्रक। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उम्मीद करूंगा साथियों आपको बहुत अच्छे से सारा मैटर क्लियर हो गया होगा, और सारे प्रश्न आपके बिल्कुल अच्छे से अटेम्प्ट हुए होंगे, सारे प्रश्न सही हुए होंगे, और सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में साथियों हम अगला जो टॉपिक अपना
है ना, टेस्ट का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप लोग प्री रीड की जो सीरीज़ अपनी चल रही है उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, बिल्कुल आपके स्तर के अनुसार, रीड के स्तर के अनुसार, और बिल्कुल पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग। और मात्र 60 रुपये में 5 पेपर हैं, कोई 100 रुपये में एक पेपर नहीं दे रहा हूँ साथियों में, है ना। 60 रुपये में 5 पेपर, वो भी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। एक बार दे के देखिएगा, फ़ायदा आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और फ्री के टेस्ट भी आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।